इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मध्य प्रदेश का घना जंगल। एक दिन महाराष्ट्र से आए 4 कॉलेज स्टूडेंट वहां जंगल सफारी के लिए जाते हैं, जिन्हें नाइट जंगल सफारी का थ्रिल एक्सपीरियंस करना था। इस बात की जानकारी उनके घर वालों को भी थी, पर नाइट सफारी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रेस्ट्रिक्शन डाले गए थे। इस बात की जानकारी उन कॉलेज स्टूडेंट को वहां जाने पर मिली। इतनी दूर से ट्रैवल करने के बाद बिना नाइट जंगल सफारी का थ्रिल एक्सपीरियंस किए घर वापस जाना उन्हें मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने जंगल के बफर जोन में बसे गांव के कुछ आदिवासी लोगों से पूछताछ की और उन्हें इस काम के लिए ज़्यादा पैसे ऑफर किए। उन लोकल आदिवासी लोगों को जंगल में एंटर होने के लिए एक खुफिया रास्ते की जानकारी थी और इसी रास्ते से नाइट जंगल सफारी के लिए जाना तय हुआ। इस बात की ज़रा सी भी भनक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को नहीं लगी और इस कहानी में एक बड़ा ही खौफनाक मोड़ आया। उस नाइट जंगल सफारी के दूसरे ही दिन सुबह मध्य प्रदेश पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस से इस बात की जानकारी मिलती है। दरअसल नाइट जंगल सफारी पर आए उन 4 स्टूडेंट में से एक लड़की के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करते हैं कि उनके मोबाइल पर उनके बेटी के उस रात 3 मिस कॉल और 2 मैसेज उन्हें मिले। पहले मैसेज में लिखा था प्लीज़ पिक अप द फोन और दूसरे मैसेज में लिखा था पापा आई एम इन डेंजर। बस इस बात की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से उन चारों स्टूडेंट को ढूंढना शुरू करती है और पूरे 5 घंटे किए गए सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें उस घने जंगल के किसी एरिया में 6 लाशें मिलती है। वो 6 लाशें टुकड़ों में होती है। उन लाशों को आइडेंटिफाई करने के बाद पता चलता है कि उनमें से 4 लाशें उन 4 कॉलेज स्टूडेंट की और 2 लाशें लोकल आदिवासी लोगों की होती है। लाशें बेहद बुरी तरीके से फटी होने की वजह से ये शायद किसी जंगली जानवर का काम हो, इस बात का पुलिस को शक होता है। पर इस घटना के 12 दिन बाद उन सब लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है। ये किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि इंसान का काम होता है। डेड बॉडीज को किसी नुकीले हथियार से फाड़े जाने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन होती है। मीडिया में इस घटना को एक मसालेदार खबर बनाकर बार बार छापा और दिखाया जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है। सरकार के दबाव पर पुलिस इस केस की तहकीकात शुरू करती है। गांव वालों से पूछताछ के बाद कोई अलग ही कहानी सामने आती है। गांव वाले जंगल के उस क्षेत्र पर भूत का साया होने का दावा करते हैं। कई आदिवासी अपनी आंखों देखी सुनाते हैं कि उन्होंने उस जंगल के उस क्षेत्र में कुछ अजीब तरह की बातों को इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि किसी की चीख सुनाई देना, रात को काले कपड़ों में नाचते हुए भूतों का झुंड दिखाई देना और जमीन पर खून ही खून फैला हुआ देखना। गांव के सभी लोग जंगल के उस क्षेत्र को शापित मानते थे, किसी को भी वहां ना जाने की सलाह देते थे। गांव वालों के सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने फिर एक बार जंगल के उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन प्लान किया और इस बार जो उनके हाथ लगा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जंगल में एक जगह उन्हें कुछ कपड़े और कई नर कंकाल मिले। इस बात से ये तो तय था कि उस जंगल में जरूर कुछ अजीब था। 6 महीने का इन्वेस्टिगेशन और डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट से एक और ज़रूरी जानकारी पुलिस के सामने आई और वो ये कि जंगल में मिले हुए वो नर कंकाल कुछ गुमशुदा लोगों के थे जो देश के अलग अलग राज्यों से पिछले 10 सालों में गायब हुए थे। इसीलिए ये केस मध्य प्रदेश पुलिस से अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को हैंडओवर किया गया। एनआईए की टीम ने फिर से गांव वालों से पूछताछ शुरू की। तब उन्हें भूतों की कहानियों के अलावा और कुछ भी नहीं पता चला। एनआईए की टीम ने फिर एक बार कॉलेज स्टूडेंट के केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। वहां एक बात नोट करने वाली थी, वो ये कि सभी 6 लाशों के कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे।
इसीलिए एनआईए के शक की सुई अब उस एरिया के डॉक्टर्स पर जा अटकी। ह्यूमन ऑर्गन्स को चोरी करना और उसे ऑल ओवर इंडिया में बेचना, इसके लिए मध्य प्रदेश एक बेस्ट ऑप्शन था। कहीं ये काम ह्यूमन ऑर्गन ट्रेडिंग गिरोह का तो नहीं? इस बात की जांच करना बेहद जरूरी था और इसीलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस केसेस को फिर से खंगाला गया। उन केसेस से जुड़े सारे लोगों की फिर से पूछताछ शुरू की गई। इसके अलावा उन सारे लोगों की भी पूछताछ की गई जो शक के घेरे में थे। पर फिर एक बार एनआईए के हाथ कुछ भी ना लगा। तभी गांव का एक आदिवासी केशव, जो इस घटना के पहले ही गांव छोड़कर बड़े शहर रहने चला गया था, वो एक दिन अपने परिवार से मिलने गांव वापस आता है और उसी दौरान दारू के ठेके पर उसकी मुलाकात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर रमाकांत से होती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी वजह से रमाकांत केशव को हालचाल पूछता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बहुत देर बातें करते रहते हैं। बातों बातों में केशव रमाकांत से जंगल के उस एरिया में उसके द्वारा भी उन भूतों को देखे जाने का दावा करता है। रमाकांत इस बात को मजाक समझ रहा है। ये देखकर केशव उसके द्वारा देखे गए भूतों की थोड़ी और जानकारी रमाकांत को देता है। उसमें वो एक साइन के बारे में बताता है जो उन भूतों के हाथों में उसने देखा था। उस साइन के बारे में सुनने के बाद रमाकांत थोड़ी देर सोचते रहता है और वो ये जरूरी जानकारी एनआईए को देता है। एनआईए बहुत जल्दी एक्शन में आ जाती है और जंगल में भूत देखने का दावा करने वाले सभी लोगों से फिर एक बार पूछताछ करती है। पूछताछ में कई लोग भूतों के हाथों में वही साइन देखे जाने की बात को स्वीकार करते हैं। फिर क्या, इस बार एनआईए के हाथ एक अच्छी लीड होती है। दरअसल वो साइन एक सीक्रेट सोसाइटी काली माया का होता है जो बंगाल के कलकत्ता शहर से ऑपरेट होने का दावा एनआईए द्वारा किया जाता है। एनआईए इस सीक्रेट सोसाइटी की जड़ों को खंगालना शुरू करती है और फिर एक भयानक सच पूरे देश के सामने आता है। सीक्रेट सोसाइटी काली माया के फाउंडर खोज बाबू की यह सोच होती है कि मनुष्य धरती पर जन्म लेकर अपना असली स्थान यानी स्वर्ग लोक भूल चुका है और सीक्रेट सोसाइटी काली माया का असली मकसद ही उसे उस स्थान की याद दिलाना है। मनुष्य को स्वर्ग लोक तक पहुंचाना है। इसीलिए काली माया का हर सदस्य एक विशेष यज्ञ द्वारा खुद अपनी सारी नसें काटकर अपना देह त्याग करता है और फिर इस सीक्रेट सोसाइटी के बाकी सदस्य उसका सर धड़ से अलग कर उसके शरीर पर कुछ विशेष मंत्रों का संस्कार करते हैं। पर यह विधि संपन्न करते वक्त यदि कोई सामान्य व्यक्ति उन्हें देख ले तो ये विधि अपवित्र होना तय है। इसीलिए यदि ऐसा हो तो यह विधि देखने वाले इंसान को मारकर उसकी आत्मा को इसी लोक में बांधकर रखा जाना चाहिए, ऐसा घोष बाबू का मानना होता है। और आत्माओं को बांधकर रखने के लिए शरीर के कुछ अंगों को कई सालों तक उसी स्थिति में रखना उस सीक्रेट सोसाइटी द्वारा जरूरी समझा जाता है। इसीलिए जंगल में मिले सारे नरकंकाल इस सीक्रेट सोसाइटी काली माया के सदस्यों के ही थे और इसी कल्ट द्वारा उन 6 लोगों को मारा गया था और उनकी लाशों के कुछ अंग भी काटे गए थे। ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है जब एनआईए द्वारा इस सीक्रेट सोसाइटी काली माया के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं। तब इस केस से जुड़े कई सबूत मिलते हैं और ये एक मास मर्डर केस होने की एनआईए द्वारा पुष्टि की जाती है। अंधविश्वास और ब्रेन वॉश से भरी ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर दोस्तों आज भी दुनिया में ऐसे कई कल्ट एक्टिवेट है जो मास मर्डर या मास सुसाइड का कारण बनते हैं। आज की कहानी से ये समझ आता है कि हमें भगवान और राक्षस में अंतर करते आना चाहिए। स्वर्ग और नर्क सच में है या नहीं यह हमें नहीं पता, पर जीवन के बारे में हमें पूरी जानकारी है। इसलिए जो हमें नहीं पता उसके बारे में ना सोचे और जो पता है उसके बारे में सोचे। कभी भी ऐसे किसी भी कल्ट का हिस्सा ना बने जो आपके लिए और हमारे समाज के लिए घातक हो।